हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल AU कॉमर्स स्कॉलर में। आज हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन किसका, कॉमर्स और मैनेजमेंट के नेट JRF और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, देखिएगा जरूर स्टार्टिंग से एंड तक, क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो है, तो आपको लास्ट तक सीखने को ही कुछ ना कुछ मिलेगा। अच्छा, ये वीडियोस उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो क्लास 11th में है, 12th में है, BCom में, BBA में, MCom में या MBA में है। तो अगर आप यहाँ पढ़ते हैं, इन क्लासेस में पढ़ते हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन पार्ट 2। मुझे उम्मीद है क्विक रिवीजन पार्ट 1 की तरह ये वीडियो भी आप बहुत पसंद करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके और लाइक करके जरूर बताइएगा। लेट्स बिगिन आवर वीडियो। इस वीडियो लेक्चर में भी हम बैंकिंग कवर करने वाले हैं और बैंकिंग की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे जो आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट कह रहे हैं कि बैंक ऑफ राजस्थान मर्ज विद ICICI बैंक ऑन 13 अगस्त 2010। बैंक ऑफ राजस्थान का मर्जर ICICI बैंक के साथ 13 अगस्त 2010 में हो गया था। दूसरा पॉइंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 अंडर द एक्ट ऑफ 1934 एंड इट इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। और इसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसलिए पड़ा क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नाम का एक कमर्शियल बैंक 1911 में ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका था। तो कंपनीज एक्ट में आपने एक बात पढ़ी है कि जो नाम हम ऑलरेडी किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दे दें वो दूसरे को दे नहीं सकते। तो क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो 1934 में आया था वो 23 ईयर्स लेटर आया था और 23 ईयर्स पहले ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नाम कमर्शियल बैंक को दिया जा चुका था। तो इसीलिए जब एक्ट पास किया गया तो इसका नाम रखा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपको मालूम है कि इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है, ठीक है। हम सेंट्रल बैंक बोल करके कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम RBI करके ही बात करेंगे। हर जगह RBI करके ही बात की जाती है। RBI एक्ट पास हुआ था 1934 में, ठीक है। और RBI स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कि इसमें आगे कह रहे हैं इट्स हेड ऑफिस इज इन मुंबई, अर्लियर इट वाज इन कैलकाटा। तो जो RBI है उसका जो हेड ऑफिस है पहले कहाँ था, कैलकाटा में था। कहाँ पे था, कैलकाटा में था। लेकिन अब प्रेजेंटली 2020 की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंटली इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, मुंबई में। कहाँ है, बिल्कुल सही, मुंबई में, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, RBI was nationalized on 1 जनवरी 1949। RBI कब नेशनलाइज हुआ था, RBI नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949, ठीक है। अगला पॉइंट, अब बात करते हैं लास्ट 4 RBI गवर्नर्स। आपको मालूम है ना, RBI गवर्नर्स, RBI के जो एक हिसाब से हेड होते हैं वो RBI गवर्नर्स होते हैं, जो बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं वो RBI गवर्नर्स होते हैं। तो लास्ट 4 RBI गवर्नर्स की बात कर लेते हैं। जो 22nd RBI गवर्नर थे वो थे D सुब्बा राव, और इनका जो कार्यकाल था वो था 5 सितंबर 2008 से लेकर के 3 सितंबर 2013 तक। 23rd जो गवर्नर थे RBI के वो थे रघुराम राजन, और इन्होंने काम शुरू किया था 4 अप्रैल 2013 से 3 सितंबर 2016 तक, ठीक है। अगले हमारे जो गवर्नर हैं, 24th गवर्नर RBI के थे वो थे उर्जित पटेल। इन्होंने बहुत कम काम किया, इन्होंने काम शुरू किया था 4 सितंबर 2016 और 11 दिसंबर 2018 में इन्होंने अपना कार्य समाप्त किया। और 25th गवर्नर जो अभी प्रेजेंट के गवर्नर हैं एज ऑन 29 अप्रैल 2020 वो हैं गवर्नर शक्तिकांता दास। इन्होंने अपना काम शुरू किया था 12 दिसंबर 2018 और अभी तक ये अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, और 19 जुलाई 1969 को 14 लार्ज कमर्शियल बैंक्स वेर नेशनलाइज। तो डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1969। 1969 तो याद रह सकता है क्योंकि 100 साल पहले गांधी जी का जन्म हुआ था, इन द ईयर 1869। तो 1869 में जब गांधी जी का जन्म हुआ था तो वहीं से 100 साल आप कैलकुलेट कर लीजिए। 1969 में 14 कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया था इंदिरा गांधी जी ने, और इसकी डेट थी 19 जुलाई। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि ऑन 15 अप्रैल 1980 6 और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, ठीक है। तो कुल मिला के कितने नेशनलाइजेशन हो गए बैंक्स के, 20। 2 बार नेशनलाइज किया और टोटल कितने बैंक्स नेशनलाइज हो गए, 20। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक था, मर्ज विद पंजाब नेशनल बैंक। तो ये न्यू बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज हो गया था इन द ईयर 1993। याद रहेगा आपको, 1993 में ये दोनों बैंक्स मर्ज हो गए थे।
तो फिर टोटल नेशनलाइज बैंक कितने हो गए? 19 थे। कितने? 20 में दो बैंक मर्ज हो गए तो बचे कितने? 19। जो दो बैंक मर्ज हुए थे किस साल मर्ज हुए थे? 1993। तो अगर अभी आज के डेट में कोई आपसे सवाल पूछे कि इंडिया में कितने नेशनलाइज बैंक है तो आप क्या बताएंगे? 19 बैंक्स। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, दिस एंटायर प्रोसेस रिजल्टेड इन 20 इनिशिएटेड बैंक्स इन इंडिया बाय 1980. Out of the above six, New Bank of India was later merged into Punjab National Bank in 1993. This left 19 nationalized banks in India at that time. ठीक है, होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं वो कौन से 14 बैंक्स थे जो 19 जुलाई 1969 को नेशनलाइज हुए थे। ठीक है, पहला बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा बैंक था बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तीसरा बैंक था देना बैंक, चौथा बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, पांचवा बैंक था सिंडिकेट बैंक, छठा बैंक था केनरा बैंक, सातवां बैंक था इंडियन बैंक, आठवां बैंक था इंडियन ओवरसीज बैंक, नाइन्थ बैंक वॉज बैंक ऑफ बड़ौदा, 10th बैंक था यूनियन बैंक, 11th बैंक था इलाहाबाद बैंक, 12th बैंक था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, 13th बैंक था यूको बैंक और 14th बैंक था बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो 14 बैंक्स थे ये 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइज किए थे। अगली बात करते हैं कि अगले कौन से 6 बैंक्स को 1980 में नेशनलाइज किया था इंदिरा गांधी जी ने। 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंक्स को नेशनलाइज किया था और वो 6 बैंक थे, पहला बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक, दूसरा बैंक विजया बैंक, तीसरा ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, चौथा कॉरपोरेट बैंक, पांचवा आंध्रा बैंक, छठा न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हो गए टोटल कुल मिलाकर के 20 बैंक्स जिसे इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइज किया था। आगे कहा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज बैंक? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को डाउट है, लोग नहीं समझ पा रहे थे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक नेशनलाइज बैंक है नहीं है, क्योंकि 20 बैंक को नेशनलाइज कर दिया, उसमें एसबीआई का नाम नहीं आया। 20 बैंक में 2 बैंक का मर्जर हो गया, टोटल 19 हो गए, एसबीआई का नाम नहीं आया। तो सवाल पूछा जा रहा है कि क्या एसबीआई एक नेशनलाइज बैंक है? तो इस सवाल का जवाब है 1955 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बॉट 60% स्टेक इन द बैंक एंड रीनेम्ड इट एज अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई एक्ट 1955। देखिए, एसबीआई आने से पहले उसका नाम था इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक 3 बैंक का मर्जर था जो 1921 में 3 बैंक को मर्ज करके बनाया गया था, 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज करके बनाया था। वो बैंक कौन कौन से? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। इन 3 बैंक्स को मर्ज करके बनाया था, इन 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज करके बनाया था इंपीरियल बैंक इन द ईयर 1921। अब इंपीरियल बैंक का बाद में जाकर के नाम चेंज हुआ। किसने नाम चेंज किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नाम चेंज किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नाम कैसे चेंज किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसके 60% स्टेक खरीद लिए, शेयर्स खरीद लिए। एक हिसाब से 60% होल्डिंग, तो आपको मालूम है 50% से ज्यादा जो खरीद लेता है वो मालिक बन जाता है। तो आरबीआई ने 60% स्टेक खरीद लिया और वो एक हिसाब से मालिक बन गया। तो उसी वक्त एक एक्ट पास हुआ था जो था एसबीआई एक्ट 1955। ठीक है, और उसी मूवमेंट पे उसका नाम चेंज हो गया। आगे कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन 1969 एंड अगेन इन 1980, एसबीआई वाज नॉट एडेड टू द लिस्ट of the nationalized bank since it was already a state owned financial institution. वो नेशनलाइज नहीं हुआ। नेशनलाइज इसलिए पहले कर रहे थे ना क्योंकि वो बेसिकली प्राइवेट बैंक्स थे, और प्राइवेट बैंक्स का मतलब ऐसे समझिएगा कि जो फॉरेन कैपिटल था वो बैंक्स में बहुत ज्यादा लगा हुआ था। ब्रिटिशर्स हमारे देश में राज कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारा पैसा लगा रखा था बैंक्स में, और वो बेसिकली कंट्रोल वो लोग कर रहे थे। ठीक है, ओन वो लोग कर रहे थे बहुत सारे बैंक्स। तो एसबीआई में क्या हुआ कि एसबीआई ऑलरेडी 60% शेयर्स कहां जा चुके थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, इसीलिए नेशनलाइजेशन की लिस्ट में इनका नाम नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सरकारी हो चुका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। हाँ, अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स? अब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स का क्या रिजल्ट निकला, चलिए वो देखते हैं। आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, द ब्रांचेस ऑफ द पब्लिक सेक्टर ऑफ बैंक्स in India rose to approximately 800% in deposits and advances took a huge jump by 11,000%. जैसे ही नेशनलाइजेशन हुआ तो जो जनरल पब्लिक है ना, नेशनलाइजेशन का मतलब समझिएगा कि एक हिसाब से उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। प्राइवेट लोग भाग सकते हैं, सरकार तो भागेगी नहीं, और इसी चीज से लोगों का भरोसा जागा उन बैंक्स में। ठीक है, तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के बाद क्या हुआ कि द ब्रांचेस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया
रोजेस अप्रोक्सीमेटली 800% इन डिपॉजिट्स। तो जो जितने भी ब्रांचेस थी उन्होंने जो भी डिपॉजिट का परसेंटेज था वो बढ़ा करके 800% तक डिपॉजिट्स बढ़ने शुरू हो गए, और एडवांसेस 11,000% तक एडवांसेस देना शुरू कर दिया। एडवांसेस का मतलब लोन होता है एक हिसाब से, ठीक है। तो ये नेशनलाइजेशन का बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ा बैंक्स के ऊपर। आगे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ओनरशिप गिव द पब्लिक इम्प्लिसिट फेथ एंड इमर्स कॉन्फिडेंस इन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो यही बात मैंने अभी आपको बताई कि गवर्नमेंट की ओनरशिप ने पब्लिक को एक अच्छा खासा भरोसा दिया, एक कॉन्फिडेंस दिया, एक सस्टेनेबिलिटी दिया पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, यूको बैंक इंट्रोड्यूसेस प्री फंडेड चेक्स सीरीज ऑफ 1000, 5000 एंड 10,000। जो यूको बैंक था या है अभी भी है, ठीक है, यूको बैंक ने क्या किया था, सबसे पहले प्री फंडेड चेक्स की सीरीज इशू कर दी थी। इसका मतलब ये कि अगर आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में 10,000 हैं तो आप 1,000 रुपए के 10 चेक ले सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। 5,000 के 2 चेक ले सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। 10,000 का एक चेक, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में, सेविंग्स बैंक अकाउंट में उतना पैसा रखा हुआ है, तो उन्होंने आपको चेक दे दिया, आप जब मर्जी तब आप इशू कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आज के टाइम पे क्या होता है कि चेक को आप फिल करते हो रिक्वायर्ड अमाउंट के हिसाब से और आप पैसे ट्रांसफर करते हो। उन्होंने ऑलरेडी प्री फंडेड चेक्स दिए थे, 1,000, 5,000, 10,000, आपको जो चेक चाहिए आप ले सकते हो, उसको जब मर्जी तब आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। नीचे प्री फंडेड चेक की परिभाषा लिखी हुई है कि प्री फंडेड चेक्स इज बैक्ड बाय प्री अरेंज्ड फंड्स केप्ट इन अ सेपरेट सेविंग और करंट अकाउंट ऑफ द कस्टमर, ठीक है। करंट अकाउंट में भी है या सेविंग्स, सेपरेट सेविंग्स अकाउंट में भी आपका पैसा है, तो आपको ये चेकबुक मिल सकती है। आगे कह रहे हैं अकाउंट होल्डर गेट्स इंटरेस्ट ऑन द फंड केप्ट इन द सेविंग्स अकाउंट। ये तो जग जाहिर बात है कि अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में कुछ भी पैसा है तो आपको उस पे सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा। ऑल्सो इट विल सेव द कमीशन इनकर्ड ऑन द इशुएंस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक एंड गिफ्ट चेक। तो ये जो कमीशन होता है ना वो भी बचाता है। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। पसंद नहीं भी आए तो क्या नहीं पसंद आया आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में इन वीडियो की बहुत सारी सीरीज आने वाली है, तो आपका सुझाव हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं आपके सुझाव का वेट करूंगा। वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं आपके कमेंट का भी इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।